देश में एक ऐसी घटना घटित होती है, देश का हर वर्ग और हर स्टेट ये मांग करता है कि इस आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। और अखबार, क्योंकि अखबार और टेलीविजन के माध्यम से जो लोग हैं वो सजग होते हैं। अब लेकिन जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जो आरोपी है वो हर बार मीडिया के सामने ये विक्ट्री का निशान बनाया करता है। लेकिन जो अब जब विक्ट्री का निशान जो बनाता है वही पेपरों में छपता है। इस वजह से जो है जो अपर आरोपी है विक्ट्री का निशान ही बना रहा है, यानी वो अपना इतना कॉन्फिडेंस में है जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो और उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो, ये वो विक्ट्री का निशान दिखाया करता है। तो लोगों का गुस्सा जो अखबार पढ़ने के बाद उसका निशान विक्ट्री का देख करके जो है बहुत गुस्सा हो जाता करती है। लेकिन अब अदालत में जब ये पेश किया जाता है तो जो सेशन कोर्ट है 8 सितंबर 2016 को इसको जो है इसको फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन इसकी अपील की जाती है और जब अपील की जाती है तो 14 सितंबर 2019 को जो है सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देता है। और हाई कोर्ट जो बदलता है वो ये कहता है कि इस अपराधी का प्रथम अपराध है और इसकी अवस्था भी अभी 23 ईयर्स है, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये केस जो है विरल से विरलतम नहीं मानती है। तो उसको फांसी की सजा को जो है जब उम्र कैद में बदली जाती है तो लोगों का गुस्सा उस अपराधी की जगह और हाई कोर्ट पे होता है और लोग जो हैं कानून को कोसने लगते हैं, कानून व्यवस्था को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में अभी इतनी लचर कानून व्यवस्था है, जो इतना बड़ा अपराधी उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए थी, मगर हाई कोर्ट ने जो है उसे राहत प्रदान कर दी। तो जो घटना है इसको आपको पूरी घटना सुनाएं, इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमारे चैनल क्राइम डायरीज को है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और जिससे आप मेरी जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बराबर पहुंचता रहे। तो आज की घटना जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। चूंकि ये घटना पुरानी जरूर है मगर हम यादें ताजा कर रहे हैं और इतनी बीभत्स घटना थी इसलिए इसको सुनाने के लिए मुझे सामने आना पड़ा। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की घटना है। एक लड़की हुआ करती है जो दिल्ली में नरेला की रहने वाली होती है। लड़की ब्रिलियंट होती है, खूबसूरत होती है, जितनी वो सुंदर होती है उससे ज्यादा वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज हुआ करती है। तो उस लड़की ने जो है नर्सिंग का कोर्स किया होता है। अब वो नर्सिंग का कोर्स जब कर चुकी होती है तो वो जो है नौकरी के फार्म के लिए अप्लाई दर अप्लाई करती ही रहती है। दोस्तों एक दिन वो भी आ जाता है, जो एक दिन उसको डाकिया आता है और उसे जो है डाक देता है। जब वो डाक फाड़ के देखती है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसको जो है बॉम्बे में नेवी विभाग में जो है उसको नर्सिंग का नौकरी लग जाती है, जिसमें उसको जो है अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली होती है। अब वो खुशी के मारे झूमती है, नाचती है और लोगों को जितने भी उसके जानने वाले होते हैं, यार दोस्त मित्र जो भी उसका होता है, वो सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है और बताती है कि मेरा जॉब लग गया है, मेरी जो पढ़ाई है सफल हो गई है, मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। तो बहुत खुशी होती है। उसमें एक मोहल्ले का एक लड़का ऐसा हुआ करता है जो उसकी खुशी को पचा नहीं पाता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। अब जो है अब बंबई में उसको नौकरी लगी है तो उसको जाने के लिए भी, क्योंकि लड़की कभी निकली नहीं थी, तो अब जाने के लिए उससे परेशानी होती है। तो इस शंका के समाधान भी जो है उनके पापा निकालते हैं।
जब पापा कहते हैं तो उनके जो चाचा होते हैं, चाची होती है परिवार में, वो भी कहते हैं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको जो है ज्वाइनिंग कराकर 1-2 दिन रहने के बाद, कमरा दिलाने के बाद ही वहां से वापस आएंगे। तो जो है 1 जून 2013 को ये जो है वो समय आ जाता है। ये इनका चाची जो है, जो चाची है वो, उनका नाम सुनीता दहिया है, और जो उसका चाचा है विनोद दहिया है, उनके जो पापा हैं अमर सिंह राठी हैं, और बेटी प्रीति राठी है, जो है निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, और जो इंतजार करते हैं उसमें लड़की केवल अपने सपनों की उड़ान भरती है, मुझे आगे ये करना है वो करना है। 3:40 पर जो है एक गाड़ी रुकती है आकर के। वो जो गाड़ी है उसका नाम हुआ करता है गरीब रथ। अब जो गरीब रथ होता है तो उसमें लड़की अपने कंपार्टमेंट में ये चारों लोग बैठ जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब गाड़ी अपने मंजिल पर चल देती है और लड़की भी अपनी मंजिल पर जा रही है, गाड़ी भी अपनी मंजिल पर जा रही है, तो उसमें एक लड़का जो है सफेद कैप लगाए रहता है, और एक अंगोछा है सफेद, उससे अपना चेहरा भी ढके रहता है। वो बार बार जो है उस जहां ये लोग हैं उधर को आता है। तो दिन में 3-4 बार वो आया है, रात हो जाती, शाम को खाना खा लेते हैं और वो लेटने की व्यवस्था करने लगते हैं। दोस्तों फिर वो लड़का आता है, तो उसके पापा जो है ना अमर सिंह राठी, वो उसको पूछते हैं क्या जरूरत पड़ी भाई, क्या आपका खो गया है, क्या आप यहां बार बार चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो लड़का बोलता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। सवेरा होता है और करीब 15 घंटे के सफर के बाद जो है 7:55 पर जो गाड़ी वहां जाकर के पहुंच जाती है बांद्रा टर्मिनल बंबई। 7:55 पर जो है ये लोग तीनों चारों लोग उतर के स्टेशन से बाहर निकलते हैं। चूंक रात का सफर और लड़की खुशी के मारे प्रीति राठी सो नहीं पाई थी, तो उसे थकावट महसूस होती है। उनके चाचा, उनकी चाची और उनके पापा थोड़ा सा आगे निकल जाते, बहुत ज्यादा आगे नहीं मगर 10-20-50 कदम तो आगे हो ही जाते हैं, और लड़की प्रीति राठी पीछे चलती होती है। इसी बीच में एक लड़का जो है आता है और उनके कंधा पे हाथ रखता है। जैसे ही लड़की उसकी तरफ देखती है, उसके मुंह से नजर मिलाती, नजर से नजर, इसी बीच में वो लड़का जो है एक डिब्बा होता है, उसको डिब्बा को जो है उसके चेहरे पर जो एक पदार्थ होता है उसको उड़ेल देता है। दोस्तों वो उसका कुछ मुंह भी खुला था, तो हल्का फुल्का पदार्थ जो है वो पदार्थ जो है वो उसके अंदर भी मुंह में चला जाता है। तो अब वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। जो पापा थे उसकी आवाज सुनकर के वो भी आ जाते हैं, और रास्ते के जो लोग थे वो भी उस तमाशा को देखने लगते हैं। जो लड़का जिसने ये अटैक डाला था, एसिड डाला था, तो वो जो है भागता है। भागने से उसका जो डिब्बा है वो वहां गिर जाता है। अब जो है उनके जब ये लड़का भाग रहा होता है तो उसमें एक लड़का रहता है शमीर शेख जो है उस लड़की को आकर के बचाता है, और चेहरे से जैसे ही उस पदार्थ को पहुंचता है तो तब तक उस चेहरे पे फफोले पड़ चुके होते हैं। अब वो जान गया होता है कि ये इस पे एसिड डाला गया है। तो उसके जो आगे दोस्त जो और पीछे थे उनका नाम था, उस दोस्तों को ये आवाज लगाता है, उनका नाम था सलमान और सलीम। उनको वो आवाज लगाता है और कहता है सलमान, जो कैप लगाए लड़का जा रहा है उसको पकड़िए। लेकिन तब तक जो है वो समझते उनके दोस्त, तब तक वो लड़का उन्हें क्रॉस कर चुका होता है और वो स्टेशन पे जाकर के विलुप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं। अब लड़की बिलबिला रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, तो लोगों की मदद से जो है स्टेशन मास्टर के पास ले जाया जाता है। वहां पुलिस आती है, जीआरपी की, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो सबसे पहले अब मुकदमा तफ्तीश ये बात की बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि उसे किस अस्पताल में पहुंचाया जाए। तो दोस्तों जो बांद्रा टर्मिनल है उसके पास एक हॉस्पिटल हुआ करता है, उसका नाम होता है गुरु नानक हॉस्पिटल में उसको आनन फानन में ले जाया जाता है। वहां थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके जो है
उसके जो अधीक्षक होते हैं वो ये कहते हैं कि बर्न यूनिट इसमें नहीं है, इसलिए इसको जो है हम रेफर करते हैं। तो बंबई का जो है भसीन हॉस्पिटल है, उसको वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर इसका बर्न है, एसिड अटैक वालों का जो है वहां इलाज होता है। तो इलाज चालू रहता है। अब लड़की वहां पहुंच जाती है तो 3-4 दिन जो है वो बहुत बुरी तरह से बेहोश सी रहती है। 4-5 दिन के बाद उसे थोड़ा सा होश आता है, लेकिन उसको ये पता क्यों, उसने शीशा देखा नहीं था, तो उसका चेहरा छोड़िए बदरूप हो जाता है, क्योंकि उस अटैक की वजह से जो है उसके चेहरे की खाल भी उधड़ जाती है और जो एसिड अंदर गया था इस वजह से उसकी जो बोलने वाली नली है वो भी खराब हो जाती है। अब वो लड़की केवल लिख सकती है, जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब वो है लिख के ही देती है। पुलिस उसकी जांच करती है, तफ्तीश करती है, जीआरपी, लेकिन जो है अब उन्हें जो है कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता है जिससे जो है अपराधी तक पहुंचा जाए। अब उस लड़की को पूछा जाता है, जो प्रीति राठी है, उसे पूछा जाता है कि आपको किसी पर शक है? तो वो है, जो लड़की है प्रीति, वो बताती है कि सत्यम, अंकुर और पवन, ये 3 जो लड़का है, हम हो सकता है ये हमें उन पर डाउट है। अब इनके लड़कों जो इनका नाम लिया जाता है दोस्तों, उन्हें उठाया जाता है, पूछा जाता है। अब आज की तकनीक के आधार पर जो है सबसे सरल और सुगम तरीका है सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन। तो सीसीटीवी कैमरे पहले दिल्ली देखे जाते हैं, मुंबई पे निजामुद्दीन पर, उसके बाद बांद्रा पे देखे जाते हैं। इनका सीसीटीवी कैमरे में कोई लोकेशन नहीं आती है। उसके बाद जो है इनका लोकेशन देखी जाती है, उनकी लोकेशन भी नहीं मिलती है। अब कुछ दिन के बाद जो उसकी प्रीति की छोटी बहन है, उसके फोन पर एक फोन आता है और वो फोन जो है वो अपना नाम नहीं बताता है, लेकिन वो इस लहजे में बात करता है कि क्या हुआ तुम्हारी बहन को? तो थोड़ा सा उसकी भाषा जो थी वो अटपटी लगती थी, ऐसा लगता था कि हमने जीत लिया है कोई। उसके बाद वो बात करती है तो वो उसकी बहन, जब पुलिस तफ्तीश करती है, जो उसकी बहन का नाम तनु होता है, तो तनु उस पुलिस वालों को बताती है कि हमारे फोन पर ये नंबर आया था और मेरे बहन के बारे में वो जानकारी कर रहा था, क्या हुआ? तो उसका बोलने का लहजा थोड़ा अच्छा नहीं था, तो पुलिस उसका कॉल डिटेल निकालती है। तो पवन नाम का जो लड़का, उसने भी बताया था प्रीति ने, ये फोन पवन का ही निकलता है। लेकिन पवन का निकलता जरूर है, उसकी जब लोकेशन देखी जाती है फोन की तो उसकी रोहतक में निकलता है, जिसमें ये घटना हुई। तब बंबई में घटना घटी और उसका मोबाइल फोन जो है रोहतक में होता है। तो जो अब पुलिस बहुत परेशान है और समय काफी गुजर गया है। तब तक दोस्तों 1 मई की घटना थी, 1 जून आ जाता है। इस 30 दिन में संघर्ष करते हुए प्रीति राठी जिंदगी की जंग हार जाती है। अब उसकी डेड बॉडी को जो है एक ताबूत में रख करके दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली जब लाया जाता है, पूरे टेलीविजन और उसके माध्यम से ये अटैक वाला, एसिड अटैक वाला शायद पहला मामला हुआ है देश में, तो देश में आग लगी होती है। वी वांट जस्टिस, कैंडल मार्च, और सारे लोग जो है हिंदुस्तान के सड़कों पे है कि लड़की को वो चाहिए, न्याय चाहिए। तो उनके पिताजी ताबूत को रख करके ये मांग करते हैं कि मेरी बेटी को जो है इसको जीआरपी से हटा करके सीआईडी से केस हैंडओवर कर दिया है। दिल्ली सरकार ने हैंडओवर कर दिया है। 45 दिन वो भी तीर चलाती है अंधेरे में, 45 दिन के बाद भी उसे कुछ मिलता नहीं है। अब फिर जो है एक टीमें बनाई जाती है और सीआईडी टीम लेकर के दिल्ली आती है। इस बीच में दिल्ली में आकर के
जो जब जांच पड़ताल कर रही होती, पिता को पूछा जा रहा, चाचा को पूछा जा रहा, चाची को पूछा जा रहा है, किसी में शक वगैरह बताइए, तो वो कह देते मैं तो क्या जानूं, बस उतना जरूर बता देते कि एक लड़का चक्कर लगा रहा था, इतना जरूर बताते हैं, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, चेहरा उसका ढका हुआ था। अब जो है इसी बीच में लड़की की एक सहेली हुआ करती है, वो आती है और वो आकर के बताती है कि अंकुर पवार हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अंकुर पवार ये कारनामा जो किया है, जो अटैक किया है, ये अंकुर पवार का हाथ हो सकता है। दोस्तों, अंकुर पवार का नाम सुनते ही जो पुलिस की एक आशा की किरण उन्हें मिल जाती है। अब अंकुर पवार को उठाया जाता है। अंकुर पवार को उठाया जाता है। वो जैसे वो सब लोग अपनी बात बताते हैं छुपाने के लिए, अपने बचने के लिए, वो भी यही काम बताता है। मगर पुलिस ने जब उसका फोन की लोकेशन निकाली तो 3:40 पर ये की उसकी लोकेशन जो है निजामुद्दीन स्टेशन हुआ करती है। और जब ये 7:55 पर दूसरे 2 मई को उतरते हैं बांद्रा पर, उस वक्त भी उसकी पोजीशन वहीं हुआ करती है। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था। अब जो है उसको हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद इसे लेकर के सीआईडी पुलिस जो है बम्बई चली जाती है। अब शहर भी पर वीराना है, दूसरा शहर है, अपना वहां कोई है नहीं, लोकेशन भी मिल रही है, तो उसको पूछा जाता है तो वो पहले मना करता, लेकिन जब 3rd डिग्री डंडा जब दिखाया जाता है ना, जब तो वो अपना बिल्कुल तोता की तरह जो है बताने लगता है और बताता है कि ये अटैक जो है मेरे ही द्वारा किया गया है। अब उसे कारण पूछा जाता है तो वो कारण बताता है कि हम और ये पड़ोसी हैं। मैंने इस लड़की को, प्रीति को, शादी का प्रस्ताव रखा था, प्यार मोहब्बत का इजहार किया था, शादी की बात भी की थी, हम शादी करना चाहते हैं। उस प्रीति ने ये कहा था कि ये प्यार मोहब्बत के अभी दिन नहीं है, आगे बढ़ो, अभी कैरियर संभालने के दिन है, तुम भी कैरियर बनाइए और मुझे भी कैरियर बनाने दीजिए। ये इसके लिए जो है शादी के लिए पूरी उम्र पड़ी है, कभी भी हो जाएगी। दोस्तों, उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया था, वो पुलिस को बता रहा है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ था और ये लड़की नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। तो मेरे पिताजी जो हैं और मेरी माताजी हैं, इससे तुलना करते हैं, और जब इसकी नौकरी लग जाती है तो ये खुशी में चार ओरी अपना बखान करती है। तो मेरे घर भी आई थी और मेरे माता पिता को भी इसने बताया था। अब मेरे माता पिता हमें फिर उलाना देते हैं और दोस्तों इसके बाद मेरी पिटाई भी करते हैं बाप मातारी, मुझे नालायक, बेकारा, जाने क्या क्या माता पिता डिग्री दिया करते हैं। तो मेरे मन में कुंठा भर जाती है। मैंने कहा था कि अगर तुम उस तारीख को बंबई जा रही हो, तो उसने कहा हाँ जा रही हो। अब वो बता रहा है, मैंने उसको कहा था कि मैं तुम्हें बंबई नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन उसने ये चीज जो है हवा में ली थी। और ये बात जो हवा में ली जरूर थी, लेकिन कोई न कोई एक मित्र सहेली सबका हुआ करते हैं जो प्रीत से प्रीतम हुआ करते हैं। उस लड़की की वो सहेली थी, उसको उसने ये बात बता दी थी, लेकिन वो ये जानती नहीं थी, लेकिन बता दी थी कि वो हमें ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, ये कह रहा है। लेकिन उसने जो कहा था वो सच कहा था। अब समय इस बात का आता है कि उसको जो है गिरफ्तार करके जो है कोर्ट दाखिल कर देते हैं। जब वो कोर्ट में फिर आता है, उसकी तारीख पड़ती है, तभी वो विक्ट्री का निशान दिखाता है। विक्ट्री का निशान, वो लड़का जो है वो इतना कॉन्फिडेंस है उसको कि हमारे कानून में इतनी खामियां हैं कि हम कहीं न कहीं से, कानून हमें कहीं न कहीं से, मेरा वकील एक रास्ता निकाल देगा जो मुझे विक्ट्री की तरफ ले जाएगा। और ये हुआ भी। हमारे कानून ने उसकी खामियों की बहुत मदद की। हाई कोर्ट ने जो है उसकी मौत की सजा को जो है उसके 23 वर्ष की अवस्था, प्रथम अपराध और एसिड अटैक को उन्होंने हत्या के बराबर नहीं माना और उसकी जो सजा है
फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी का सुनाने का मतलब किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर जागरूक करना मेरा काम है। तो इसमें जो है कानून की हम कई खामियां बता सकते हैं, और कानून ने कई खामियां की। क्या एसिड अटैक को हत्या के समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए? लड़की की मौत तो हुई है, चाहे एसिड अटैक से हुई हो, चाकू से हुई हो, या गोली के मार के हुई हो, हत्या होती है। तो यहां कानून ने जो है उसके साथ, प्रीति राठी के साथ न्याय नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।